हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के अंदर 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब ये लक्ष्य इतना बड़ा लक्ष्य है कि इस 1.75 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को अपनी कई सारी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही है। ऐसी बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं जिन सरकारी कंपनियों के अंदर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। इसमें एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी प्राइवेट करने का लक्ष्य रखा गया है, पर अभी तक इसमें किसी भी तरीके की ज़्यादा कोई सफलता सरकार को नहीं मिल सकी है। एयर इंडिया जहां पर भारी भरकम कर्ज और घाटे वाली कंपनी है, वहीं पर शिपिंग कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम लगातार मुनाफा देने वाली कंपनियां हैं। इसमें से एक LIC भी है जिसका भी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसमें कई सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन कंपनियों से सरकार को काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा अभी हाल फिलहाल पिछले वित्तीय वर्ष में मिला है, लेकिन बावजूद इसके सरकार इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। यही कारण है कि सरकार ने इस साल के बजट में अपने सरकारी बैंकों को भी प्राइवेट करने की घोषणा की थी। आपको पता ही होगा कि फ़िलहाल अभी देश के अंदर 12 सरकारी बैंक हैं, जिनमें से 4 बैंक ऐसे हैं जिन बैंकों के नाम सरकार आगे सौंप चुकी है, जिन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जल्दी ही हो सकता है। इनमें से 2 बैंक ऐसे हैं जिन बैंकों का सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया जाने वाला है। जिन 4 बैंकों की लिस्ट सरकार ने सौंपी है, इन बैंकों के नाम हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ये वो 4 नाम हैं जिन 4 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले हो सकता है। अब सरकार धीरे धीरे इन सारे सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर रही है, तो इसका इन बैंकों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा। जब ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो इन बैंकों के जो खाता धारक हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये जो 4 सरकारी बैंक हैं जिन बैंकों का नाम सबसे पहले आ रहा है प्राइवेट होने के लिए, इन बैंकों का कितना NPA है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1538 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 32,589 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर 12,152, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के ऊपर 18,684 करोड़ रुपए हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि नहीं जानते होंगे कि ये NPA क्या होता है, तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि NPA की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्टकट में अगर समझाएं कि NPA आखिर होता क्या है, तो NPA का मतलब सीधा सीधा सा ये होता है कि बैंक से किसी ने कर्ज लिया और उस कर्ज की जो किस्तें हैं उसने 1 महीने नहीं भरी, 2 महीने नहीं भरी, 3 महीने उसकी किस्तें उसने टाइम से नहीं भरी, तो बैंक उसे नोटिस भेज देता है और कहता है कि आप देख लो, आपने कई महीने से अपनी लोन की जो किस्तें हैं, कर्ज की जो किस्तें हैं, वो आपने समय से नहीं भरी है। अब बावजूद उसके भी यदि वो व्यक्ति उस कर्ज को या फिर उसकी किस्तों को नहीं जमा करता है बैंक में, तो उसे ही NPA कहा जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो पैसा नहीं भरा लिया हुआ कर्ज बैंक से, लेकिन बैंक के ऊपर ये बोझ पड़ जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि NPA का पूरा मतलब क्या होता है और NPA कैसे होता है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम इस पर डिटेल से पूरा वीडियो कंप्लीट एक अलग से बना देंगे। अब आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी मौजूदा समय में 12 जो सरकारी बैंक हैं वो कौन कौन से बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हो सकता है कि आने वाले 2024 तक इनमें से आपके सामने 2, 3 या 4 बैंक ही सरकारी रह जाएं, बाकी सारे बैंकों को धीरे धीरे प्राइवेट कर दिया जाए। आपको यहाँ पर बता दें कि नीति आयोग को 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनका निजीकरण किया जाना है, जिसका ऐलान वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में भी किया गया था। अगर बात करें कि सरकार किन बैंकों को सबसे पहले प्राइवेट कर सकती है, तो उनमें से 2 नाम सबसे पहले आ रहे हैं।
ये नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इन दो बैंकों पर सबसे पहले प्राइवेट होने के लिए मोहर लग सकती है और दूसरे चरण में सरकार बाकी के दो बैंकों का निजीकरण कर सकती है। अब अगर बात करें उन कर्मचारियों की जो सैकड़ों कर्मचारी इन बैंकों के अंदर काम करते हैं, जिन बैंकों का निजीकरण होने वाला है, तो उनका क्या होगा, तो आपको बता दें कि इन बैंकों के अंदर जो लाखों कर्मचारी काम करते हैं उनकी नौकरियों पर खतरा आ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी इन सरकारी बैंकों के अंदर काम करते हैं उन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे से समझदार हैं, अच्छे से आप समझते हैं कि सरकार जो कहती है उसमें से कितना प्रतिशत वो उस बात पर कायम रहती है, क्योंकि जब भी कोई बैंक प्राइवेट हो जाएगा, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा, तो वो प्राइवेट कंपनी उसे अपने तरीके से चलाएगी। वो हो सकता है कि 4 लोगों का काम 2 लोगों से करवा लें, 2 लोगों का काम 1 आदमी से करवा लें। उन्हें अगर ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं होगी तो इनमें से कई सारे लोगों को वो नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो यदि सरकारी कर्मचारियों को जो बैंक प्राइवेट होने जा रहे हैं उनको किसी तरीके का भय है, तो मुझे लगता है कि वो भय कहीं हद तक जायज़ है। हालांकि आपको बता दें कि मौजूदा सरकार पहले ही कह चुकी है कि बैंकों को मर्ज करने या प्राइवेटाइजेशन करने की स्थिति में कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया के पास फ़िलहाल 50,000 कर्मचारी हैं, जबकि सेंट्रल बैंक में 33,000 कर्मचारी हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर 26,000 कर्मचारी अभी फ़िलहाल काम करते हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 कर्मचारी अभी हाल फिलहाल में काम करते हैं। तो इन्हें कुल मिलाकर जो कर्मचारी होते हैं इन 4 सरकारी बैंकों के, वो सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा है। अगर बात करें सबसे पहले चरण में होने वाले 2 बैंकों के निजीकरण की शाखाओं की और इन बैंकों को कब बनाया गया था, तो आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक 1911 में बना था और इसकी कुल 4,969 देश में शाखाएँ हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 में की गई थी। इसकी कुल 3,800 ब्रांचेस हैं। अब इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने के बाद इन बैंकों के जो खाता धारक हैं, इन बैंकों के जो कस्टमर्स हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो भी इन बैंकों के अकाउंट होल्डर्स हैं, जो भी पैसा इन 4 बैंकों में जमा लोगों ने अपना किया हुआ है, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं आने वाला है। खाता रखने वालों को फ़ायदा ये होगा कि प्राइवेटाइजेशन के बाद उन्हें डिपॉजिट्स, लोन जैसी बैंकिंग सर्विसेज पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जैसे जो प्राइवेट बैंक हैं, जैसे कि ICICI, HDFC जैसे बैंक हैं, एक्सिस बैंक हैं, इनकी जो नेट बैंकिंग होती है, इनकी जो डेबिट कार्ड की सर्विस होती है, इनकी जो इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर और सरकारी बैंकों से थोड़ी सी फास्ट होती हैं। तो यदि ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी जो ये सारी सर्विसेज हैं, अगर आपको सरकारी बैंकों के अंदर उनकी सुविधाएं मिलने में किसी तरीके की परेशानियां होती हैं, तो वो सर्विसेज पहले से बेहतर हो जाए। अब बात करें कि यदि इन बैंक के खाता धारकों पर किसी तरीके का कोई नुकसान होगा, तो वो नुकसान केवल ये हो सकता है कि यदि आपको सर्विस अच्छी मिलेंगी तो ICICI, HDFC जैसे प्राइवेट बैंकों की जो सर्विसेज तो बेहतर है, लेकिन उनके जो चार्जेस हैं वो इन सरकारी बैंकों के चार्जेस से ज़्यादा है। उन बैंकों के अंदर आप अच्छे से जानते ही होंगे कि यदि आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें आप मिनिमम बैलेंस रखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये तक का खाता खुलाकर 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस इन प्राइवेट बैंकों के अंदर रखना होता है। लेकिन यदि आप सरकारी बैंक के खाता धारक हैं तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि इन बैंकों के अंदर मिनिमम बैलेंस रखने की जो लिमिट है वो काफ़ी कम होता है। अब ये बैंक यदि प्राइवेट हो जाते हैं तो आपके सर्विस चार्ज भी बढ़ सकते हैं और आपका जो मिनिमम बैलेंस है उसे भी बढ़ाकर प्राइवेट ICICI और HDFC जैसे बैंकों की तरह 10,000 रुपये किया जा सकता है। उसके बाद आपको अपने इन खातों के अंदर मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन कर चलना होगा। हमारे देश की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जिन भी बैंकों को, जिन भी कंपनीज़ को प्राइवेट कर रही है, उन में काम करने वाले सैकड़ों लाखों कर्मचारियों को इस बात का विश्वास और हौसला ज़रूर दिलाए कि वो लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, उनकी नौकरी पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
सरकार को इन बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग के और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।